हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आपके। आप सभी के हालचाल बहुत ही बढ़िया होने चाहिए, जबरदस्त होने चाहिए। मैंने क्या कहा, जबरदस्त हालचाल होने चाहिए। नहीं है तो कर लो, क्योंकि आप लोग को यहाँ पर आज सैंपल पेपर करवाने वाला हूँ। देखिए, सैंपल पेपर करने का एक सिंपल सा फायदा ये होगा कि आपको अभी पता लग जाएगा कि एग्जाम के अंदर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उनके ऊपर फोकस करना है। तो बस आपको उन्हीं के ऊपर फोकस करना होता है, फालतू की चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना। तो इंट्रो आउट्रो में टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट आता हूँ। इसमें डिस्कस करेंगे हिंदी ए का, डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जस्ट बाद में आपको हिंदी बी का भी पेपर मिल जाएगा। तो जो हिंदी बी वाले वो हिंदी बी देख लेना, हिंदी ए वाले ए देख लेना। अब देखेगा वही जिसको कि कंप्लीट पेपर देखना है। अगर वो जो कि इंटरेस्टेड नहीं है तो मत देखो, कोई बात नहीं, आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको, ये है सैम्पल पेपर जो कि आपके रहेगा 40 मार्क्स का, ये तो पता ही है आपको। और यहाँ पर 2 घंटे का टाइम रहेगा और इसके अंदर बस आपके पास में 2 खंड रहेंगे। इंग्लिश के अंदर 3 रहते हैं, इसके अंदर बस 2 खंड है। और यहाँ पर सारे के सारे प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। और लेखन कार्य को स्वच्छता का विशेषकर ध्यान रखें। यहाँ पर आपको हैंड राइटिंग का विशेषकर ध्यान रखना है। तो यहाँ पर राइटिंग वाला रहेगा। तो यहाँ पर राइटिंग के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि आपको अगर एक सब्जेक्टिव कोर्स में प्रोवाइड करवा दूँ जिसके अंदर की सैंपल पेपर आपके, मैं चेक करके आपको बता दूँ कि आपको कहाँ पर इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो आपने कहा था, काफ़ी सारे कह रहे थे कि यस सर, तो आप भी इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर से बताइए। जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को लिए बेनिफिट रहेगा, वहाँ से आपको सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो जो भी कोई इंटरेस्टेड है जल्दी से बताइएगा यस आई एम इंटरेस्टेड कमेंट बॉक्स में। तो अभी डायरेक्टली चलते हैं सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन ए को बाद में करेंगे क्योंकि पाठ्य पुस्तक वाले, तो ये तो आप खुद से कर ही लेंगे। हम चलते सेक्शन बी में, क्योंकि जो खंड ख है ये है आपका रचनात्मक लेखन खंड। तो आपको इसके अंदर सिंपल सा लिखना होता है। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 4 था इसके अंदर दिया गया, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक विषय पर संकेत बिंदुओं के आधार पर लगभग 150 शब्दों में यहाँ पर अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ पर 150 शब्दों का मीनिंग है कि आपको 150 का है तो यहाँ पर 15 से 20 10 से 15 लाइनें लिखनी होती हैं। एग्जैक्टली 15 लाइन्स आपको लिखनी होंगी। मिनिमम है 15 लाइन्स 150। तो आप ये नहीं है कि 15 एग्जैक्टली लिखने, 14 15 के आसपास चल सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले है जैसे कि आपको ये समय संकेत बिंदु दिए होते हैं, इनको किस तरीके से आपको इंक्लूड करना है, ये तो डेफिनेट इंक्लूड करना होता है। और फिर इसके बाद में इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से रहेगा मैं आपको बताता हूँ। अभी यहाँ पर यह है कि कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई, तो आपको इसके ऊपर एक अनुच्छेद लिखना है। तो अनुच्छेद लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका चेक करूँ तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे भेज देना, मैं आपको बता दूंगा कि आपकी कोई गलती है या फिर नहीं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो आईडी है वो है बस सक्सेस का रनवे। आपको सिंपल सा लिखना है सक्सेस का रनवे, वहाँ पर पहली आईडी मेरी ही आएगी, ठीक है। वहाँ पर आपको सिंपल सा मुझे सेंड कर देना, मैं आपको बता दूंगा क्या गलतियाँ हैं अगर आप चेक करवाना चाहते हो तो फिर यहाँ पर ये है कोरोना काल और ऑनलाइन पढ़ाई। और फिर यहाँ पर है मानव और प्राकृतिक आपदाएं। इसमें आपको संकेत बिंदु दिए हुए जैसे कि प्रकृति एवं मानव का नाता, मानव द्वारा बिना साचे विचार, प्रकृति का दोहन। और यहाँ पर कारण एवं प्रभाव, प्रकृति के रौद्र रूप के लिए दोषी कौन है, और निष्कर्ष आपको लिखना है। और यहाँ पर इसी तरीके से इसमें भी दिया हुआ कि लॉकडाउन की घोषणा, ऑनलाइन क्लासों का आरंभ और इसके लाभ, ऑफलाइन क्लासों की तुलना, और फिर उसके बाद में तकनीक से जुड़ी बाधाएं और निष्कर्ष। तो आपको सिंपल सा सबसे पहले तो बताना है कि लॉकडाउन क्यों हुआ था, लॉकडाउन की घोषणा हो गई थी कि ऐसे ऐसे घोषणा हुई थी कि रात को आना जाना बंद है, सारी स्कूल्स वगैरह बंद हो गई। और फिर उसके बाद में ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब ऑनलाइन क्लासेस कैसे हुई, इंटरनेट के माध्यम से हुई। तो आपको ये ज़रूर से इंक्लूड करना है। और फिर आपको इसके बेनिफिट्स बताने कि स्टूडेंट्स को अगर कोई भी डाउट होता है तो आसानी से क्लियर हो जाता है। ऑनलाइन वो कहीं पर भी जाकर के इंटरनेट की हेल्प से पढ़ सकते हैं। और ऑफलाइन कक्षाओं की तुलना में कौन सी वाली बढ़िया है, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बताइए कि ऑनलाइन बढ़िया रहता है या फिर ऑफलाइन बढ़िया रहता है। और फिर यहाँ पर आपको तकनीक से जुड़ी बाधाओं में ये इंक्लूड करना है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कम आती थी, इंटरनेट स्लो चलता था जिस वजह से क्लासेस वगैरह छूट जाती थी। और निष्कर्ष में आपको लास्ट में ये लिखना होता है कि क्या सही है, ये ऑनलाइन क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस। तो आपको बस सिंपल सा ये बताना है, अपने शब्दों में लिखिएगा। ज़्यादा बनावटी शब्द लिखेंगे तो बनावटी जो भाषा होती है, जो आप इंप्रेसिव करने के लिए लिखते हैं, वो थोड़ी अच्छी नहीं लगती। तो आप जैसा लिखते हैं बहुत ही बढ़िया लिखिए, बस उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा वगैरह की ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से आपका मार्क्स रहेंगे। तो नंबर की बात कर लेते हैं कि आपको किस तरीके से रहने वाला है। तो यहाँ पर इसमें है कि आपको अनुच्छेद के अंदर सबसे पहले तो भूमिका का 1 नंबर रहने वाला है। फिर उसके बाद में विषय वस्तु के 3 नंबर रहेंगे कि आपने क्या लिखा, और फिर उसके बाद में भाषा का 1 नंबर रहेगा। अब
भाषा के अंदर क्या आएगा, भाषा के अंदर आपका आएगा कि आप किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल लेते हैं। अगर आपकी अच्छे तरीके से अच्छे शब्द काम में लेते हैं तो आपको पूरे पूरे 1 नंबर मिल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है कि स्टूडेंट्स की यहाँ पर ही गलतियाँ होती है। राइटिंग सेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ होती हैं स्टूडेंट्स की यहाँ पर ही होती हैं, राइटिंग सेक्शन में। तो इसको थोड़ा अवॉइड करना, कोई बात नहीं, अगर आपसे अभी स्टार्टिंग में हो रही कोई नहीं, आगे आप इंप्रूव कर लेंगे। तो फिर यहाँ पर चलते हैं, इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि आपकी चचेरी, मतलब आपकी चचेरी दीदी कॉलेज में दाखिला लेना चाहती है, किंतु आपके चाचा आगे की पढ़ाई न करवा करके उनकी शादी करवाना चाहते हैं। इस बारे में अपने चाचा को समझाते हुए एक पत्र लिखिए। तो देखो यहाँ पर आपको एक औपचारिक पत्र नहीं लिखना, एक अनौपचारिक पत्र लिखना है। उसमें सिंपल सा आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको एड्रेस लिखना है, फिर उसके बाद में डेट लिखनी है, फिर उसके बाद में आपको लिखना है प्रिय चाचा मैं ठीक हूँ। सबसे पहले तो आपको ये पूछना है कि क्या आप लोग ठीक हैं, मैं यहाँ पर ठीक हूँ। और फिर उसके बाद में आपको आपकी चचेरी दीदी के बारे में बताना है कि वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपको उनको ये बताना है कि शिक्षा का महत्व क्या होगा, यदि वो पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब लगेगी। उनको आगे के फ्यूचर के बारे में बताना है। और फिर इस तरीके से आपको आग्रह करना है, आपको ऑर्डर नहीं देना है, आपको आग्रह करना है कि चाचा जी प्लीज़ दीदी की शादी वगैरह मत करवाइए, ये मेरा आपसे आग्रह है, कृपया करके एक बार इसके बारे में सोचिए। बस आपको इतना से लिखना है। देन फिर उसके बाद में इसी तरीके से ये भी हो सकता है कि आपके क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालन गरीबों के लिए अनाज की कालाबाजारी करता है और कुछ कहने पर उन्हें धमकाता है और उसकी शिकायत है तो आपको जिला अधिकारी को पत्र लिखना है। तो यहाँ पर एक अनौपचारिक है और एक औपचारिक पत्र है। अनौपचारिक के अंदर आपको कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन औपचारिक के अंदर आपको पूरा पूरा यहाँ पर डिटेल अच्छे से लिखना होगा। उसके अंदर आपको रेस्पेक्टफुली बहुत ही अच्छे से बात करनी होगी कि मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। आपको अपने गाँव का नाम कहाँ का भी नहीं लिखना, आपको लिखना है ब से गाँव। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देंगे, ब से लिखना है। अपने नाम में भी ये जो ऊपर वाला है इसमें भी अपने नाम के अंदर ब से लिखना है। आपको ये करना है कि यहाँ पर मैं इस गांव से हूँ, यहाँ पर एक दुकान वाला है उसका नाम भी ब से लिख दीजिएगा कि वो वहाँ पर संचालन के लिए गरीबों के लिए दिया जाता है, लेकिन वो गरीबों से पैसे लेता है और गुंडेगर्दी करता है। तो ऐसे आपको लिखना है। और फिर उसके बाद आपको उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि आप इसके खिलाफ एक कार्रवाई करें। इस तरीके से आपको इसके बारे में लिखना है। अभी इसका किस तरीके से रहेगा, इन सभी के अंदर आपका रहता है कि विषय आपने आरंभ एवं औपचारिकता और अनौपचारिकता आपने किस तरीके से करी, उसका 1 नंबर रहेगा। आपका फॉर्मेट का यहाँ पर 1 नंबर रहने वाला है कि आप किस तरीके से फॉर्मेट में लिखते हैं। और फिर उसके बाद में यहाँ पर विषय वस्तु की आप उसके अंदर कौन से पॉइंट इंक्लूड करते हैं और आपकी लैंग्वेज क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये इस तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हर एक में। और फिर उसके बाद में यहाँ पर 6th वाले के अंदर है कि आपको अपने फ्लैट को किराए पर देना है। लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। ये विज्ञापन है ना, ये तो सारे के सारे जरूर से इसको करना। विज्ञापन मैं चाहता हूँ कि हर कोई स्टूडेंट यहाँ पर करे और मैं चाहता हूँ कि हर कोई मेरे को भेजे कि मैं फिर देखूँ कि आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर दिखाई जाएगी कि आप विज्ञापन किस तरीके से लिखते हैं। हर कोई स्टूडेंट इसका जरूर से करिएगा कि आपको अपना फ्लैट किराए पर देना है। तो आपको किस तरीके से करना है कि आपको सबसे पहले तो एड्रेस बताना है कि कहाँ पर है। बस ABCD लिखना है यहाँ पर, ABCD और यहाँ पर ABC कॉलोनी, क्योंकि आप अपना एड्रेस अगर यहाँ पर एग्जाम में देते तो CBSE इसको अनफेयर मानता और आपका हाफ नंबर डिडक्ट हो जाएगा इसमें। ये आपको ज़रूर से याद रखना है। और फिर उसके बाद में आपको एड्रेस लिखना है और आपको बताना है कि कौन से फ्लोर पर है, क्या उसकी कंडीशन है, एकदम से वेल फर्निश्ड है, यहाँ पर आप क्या क्या उसके साथ में प्रोवाइड करवाने वाले हैं और कितने स्क्वायर फीट उसका एरिया है। ये सब कुछ आपको ज़रूर से लिखना होगा। और फिर उसके बाद में आपको उसकी आस्किंग लिखनी है और जो भी कोई इंटरेस्टेड हो आपसे कॉन्टैक्ट कर लो। और फ़ोन नंबर के अंदर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपको फ़ोन नंबर देना है। और फिर इसी तरीके से एक दूसरा है कि आपकी दीदी की संगीत कला केंद्र खोलना है। आपको क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर यह है कि आपकी दीदी ने संगीत कला केंद्र खोला है, इसके प्रचार प्रसार के लिए आपको एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको इसके अंदर क्या करना होगा, आपको छूट वाला जरूर से इंक्लूड करना है कि 50% की छूट। ठीक है, 50% की छूट यहाँ पर आपको एक आकर्षक बनाना है ताकि आपके पास में फर्स्ट टाइम कस्टमर आए। तो इस तरीके से आपको इसका करना है। और फिर इसी तरीके से इसका ख वाला पार्ट है, यहाँ पर सामाजिक संस्था सवेरा के नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के लिए लगभग 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर ये भी आपको तैयार करना है। इनमें से चारों के चारों अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आपको बहुत ही अच्छे से आ जाएगा और धीरे धीरे जब और भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन फिर है कि यहाँ पर बहुत ही कम कीमत में स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी के लिए एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर देना, बाय 1 गेट 1 भी कर सकते हो। ठीक है, बाय 2 गेट 1 कर देना, क्योंकि बाय 1 गेट 1 फ़ोन तो होता नहीं है, तो बाय 2 गेट 1 फ्री।
ठीक है। ये आप कुछ भी लिख सकते हैं कि 2 पाएँ 1 पाएँ और मात्र 10 रुपये में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। विज्ञापन ऐसा आकर्षक होना चाहिए, आपने एड्स देखे तो वहाँ पर आपको कुछ भी मतलब बहुत ही अच्छे से करना है। और फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर 7th वाले के अंदर है कि राष्ट्रीय प्रतिभोज परीक्षा, मतलब यहाँ पर ये कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। यहाँ पर यहाँ पर 7th वाले के अंदर राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSC का पहले स्थान प्राप्त करने के लिए अपने पितृ को लगभग 40 शुभना, यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इसमें 7th वाले में है कि राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा जो कि NTSC। आप ये बताइए कि आप में से कितने सारे स्टूडेंट हैं जो कि NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और काफ़ी सारे ऐसे होंगे जिनको NTSC पता नहीं है, कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक। और यहाँ पर इसमें बोला गया कि आपके फ्रेंड को फर्स्ट स्थान आए तो आपको उनको एक शुभकामना संदेश लिखना है। तो आपको 40 शब्दों का मतलब 4 से 5 लाइनों को लिखना है। आपको सिंपल सा करना है कि मेरे को ये पेपर से पता लगा कि तुमने पहला स्थान प्राप्त किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और आपके परिवार को शुभकामनाएं, और हमारे परिवार की तरफ से तेरे को खूब सारी शुभकामनाएं। इस तरीके से आपको लिखना है। देन फिर इसके अंदर है कि साहसिक कार्य के लिए वीरता पुरस्कार से सम्मानित होने वाले मित्र को करीब करीब 40 शब्दों के अंदर आपको लिखना है। इसी तरीके से केरल के निवासी अपने मित्र को ओणम के अवसर पर लगभग एक बधाई संदेश भेजना है। और भैया भाभी की पहली वैवाहिक वर्षगांठ के लिए आपको एक 40 शब्द का शुभकामना संदेश लिखना है। तो ये आप सबके सब आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आने वाला है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको बताऊंगा तो फिर आप यहाँ पर बोर होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर रचनात्मक प्रस्तुति का 1 नंबर रहेगा, विषय वस्तु का 1 नंबर रहेगा। और फिर अभी इन क्वेश्चंस को करना है स्टार्ट करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन करेंगे और आपको आंसर लिखने का एकदम से सही तरीका बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 20 से 25 से 30 शब्दों के अंदर देना है। तो यहाँ पर शब्द क्या होते हैं, इसका मीनिंग क्या है, आप इसको समझिए कि आपको शब्द सीमा का मतलब ये होता है। आप यहाँ पर क्या करोगे कि आप हर एक आंसर के अंदर गिरेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। सिंपल से यहाँ पर ये लेकर के चला जाता है कि एक लाइन में कितने शब्द होते हैं, वो होते हैं आपके पास में 10 वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक लाइन में 10 शब्द होते हैं और यहाँ पर 25 से 30 शब्दों का मतलब है कि आपको 2 से 3 लाइनों के अंदर इसको लिखना है। बस सिंपल सा वर्ड लिमिट का मीनिंग इतना सा होता है कि आपको 2 से 3 लाइनों में लिखना है। आप ज़्यादा ये शब्द हर एक का गिनने मत बैठना, आराम से आपको बस 2 से 3 लाइनों में लिखना है। और मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये जो आंसर से ये लिखना है आपको पॉइंट्स में, कि आपको हर एक को पॉइंट में लिख देना, बस इसके 2 पॉइंट लिखने होंगे वहीं पर। या अगर आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो फिर आपका थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर लाइन पॉइंट्स में लिखना आपको सिखा देता हूँ। आप एक बार थोड़े थोड़े सभी के सभी आंसर्स को थोड़ा ध्यान से देखेगा तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पॉइंट में किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर ये है फादर कालिम बुल्के तो फिर यहाँ पर यह आता है फादर कालिम बुल्के संकल्प से सन्यासी थे, मन से नहीं। लेखक इस कथन पर पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए कि फादर का जीवन परंपरागत सन्यासियों से किस प्रकार अलग था। तो यहाँ पर आपको बोला गया कि उनका अलग करिए। तो आपको यहाँ पर सिंपल सा कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको लिखने होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सन्यासी के परंपरागत स्वरूप में मोह त्याग कर सामान्यतः समाज से पालन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। और यहाँ पर फादर कालिन बुल्के द्वारा परंपरागत सन्यासी प्रवृत्ति से अलग नई परंपरा की स्थापना की। और यहाँ पर कॉलेज में अध्ययन एवं अध्यापन परियोजना के प्रति मोह, प्रेम व अपनत्व। और यहाँ पर जो 4th वाला है वो है प्रियजन के घर समय समय पर आना जाना, संकट के समय सहानुभूति रखें और उन्हें धैर्य मानना आदि। तो ये जो कुछ थे पॉइंट्स जिसकी वजह से उनको क्या था, सन्यासी नहीं माना गया लेखक के द्वारा। तो ये आपको जरूर से पॉइंट्स इंक्लूड करने। देन फिर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 आता है जिसके अंदर बोला गया कि फादर की उपस्थिति मतलब फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया के समान क्यों लगती थी, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सा दिए हुए आपको बस जो आपको आता है ना, ये नहीं है कि आपको लैंग्वेज वाली जो पूरी लिखनी है। लैंग्वेज वाली कभी भी मत लिखना, क्योंकि अगर लैंग्वेज वो बुक वाली लैंग्वेज लिखोगे ना तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको चैप्टर पूरा आता है, आप एक बार चैप्टर रीड कीजिए। रीड करने के बाद में आप अपने खुद के वर्ड्स लगाइए, उसमें आप अपनी खुद की लैंग्वेज लिखिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो है एज इट इज़ इसके मार्क्स मिलेंगे, नहीं। जो स्टूडेंट्स अपनी खुद की लैंग्वेज लगाते हैं उनको एक तो याद ज़्यादा रहता है और उनको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, ये कंफर्म है। तो आप अपनी लैंग्वेज बनाइए। हो सकता है कई बार गलती हो जाएगी तो, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस से अपने आप सीख जाओगे। तो यहाँ पर क्या पॉइंट्स हैं, यहाँ पर है कि मानवीय गुणों से परिपूर्ण व्यक्तित्व व सबके लिए कल्याण की कामना। और यहाँ पर इसलिए मानते थे, देखो यहाँ पर इसमें डायरेक्टली टू द पॉइंट बातें करी गई हैं, फालतू की बातें नहीं करी गई हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है आंसर लिखने में। और फिर यहाँ पर है परम हितैषी के समान लोगों को आशीर्वाचन के सरोवर कर देना। और यहाँ पर भरपूर वात्सल्य से भरी नीली आंखों में तैरता अपनापन। और यहाँ पर ये है उपयुक्त कारणों से फादर की उपस्थिति
उपस्थिति, देवदार की छाया जैसी लगना। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको लिखने होंगे, इनमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट लिखने, आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है बस। अब आता है ग वाला, क्या सनक सकारात्मक भी हो सकती है? सकारात्मक सनक के जीवन में क्या भूमिका हो सकती है? सटीक उदाहरणों द्वारा आप अपने विचार को प्रकट कीजिए। तो आपको सिंपल सा बताना है कि सकारात्मक सनक क्या होती है। तो सबसे पहले सनक अर्थात धुन का पक्का होना, मेहनत तथा ईमानदारी से काम करने वाली सनक सकारात्मक सनक होती है। यहाँ पर वैज्ञानिक, महापुरुषों तथा समाज सेवियों के उदाहरण आपको देने हैं। और यहाँ पर आज़ादी के लिए मत वाले क्रांतिकारी, सामाजिक बुराइयों का समूल नष्ट करने वाले, ठानने वाले समाज सुधारक, और यहाँ पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाने वाले दशरथ माझी जैसे सकारात्मक सनक वाले व्यक्तियों के उदाहरण हैं। बस सिंपल सा आपको एक तो इसमें सबसे पहले पूछा गया कि सनक क्या सकारात्मक हो सकती है, उससे ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स होगी। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना सीखना पड़ेगा। आराम से सीख जाते बच्चे, आप बस अपनी प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने आप सीख जाएंगे। और यहाँ पर ये है कि लखनवी अंदाज शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित मतलब तर्क सहित सिद्ध कीजिए। तो आपको जब कभी भी ऐसा कहा जाए कि किसी की सार्थकता आपको सिद्ध करनी है, तो आपको पहले तो उस पाठ के बारे में बताना होगा कि उसके अंदर क्या है, लेखक उसके अंदर क्या बताना चाह रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पर इसमें दिया गया कि विषय वस्तु के शीर्षक से पूरी तरह मेल खाने का शीर्षक सार्थक है। यहाँ पर लखनवी अंदाज शीर्षक कथन से पूर्वक संबंधता है। और यहाँ पर इसमें है झूठी नवाबी शान, दिखावा, सनक, नजाकत आदि का वर्णन है। और यहाँ पर लेखक को दिखाने के लिए खीरे को फूंक सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंकने वाली घटना का उल्लेख आदि है। तो यहाँ पर जब कभी भी आपको कहा जाए कि उसका आपको सिद्ध करना है, उसका जो टाइटल है उसको सिद्ध करना, तो आपको सिंपल सा थोड़ा बहुत उसके बारे में बताना होता है कि उसके अंदर क्या है, क्या चल रहा है, वो सब कुछ आपको बताना होता है। तो वहाँ पर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर इसी का ही आता है जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, जिसमें से आपको कोई से भी 3 प्रश्न करने हैं। इनकी भी शब्द सीमा 25 से 30 है। बस इसके अंदर डिफरेंस ये है कि ये आपके पोइम से हैं, ये यहाँ पर आपके पोइम से हैं, मतलब गद्य खंड से हैं, मतलब पद खंड से हैं। तो यहाँ पर इसमें है कि उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आपको उत्साह कविता की शीर्षकता को करना है। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है उत्साह कविता एक आह्वान गीत है। और यहाँ पर कविता समाज में क्रांति, उत्साह की भावना का संचार करने के लिए उद्देश्यपरक सर्जन से प्रेरित है। और यहाँ पर बादल की गर्जना और वह क्रांति के माध्यम से लोगों के जीवन में उत्साह का संचार, प्रकृति में नव जीवन का समावेश, क्रांति चेतना का शंख नाद आदि शीर्षक सार्थकता के आधार हैं। और फिर इसी तरीके से आता है इसका क्वेश्चन नंबर ख। तो ख वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें ख वाले के अंदर आपको कहा गया है कि इस स्तर में पढ़ी गई किसी कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, इसे अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो आपको सिंपल सा फागुन के बारे में बताना होगा इसमें। तो इसमें है आपका इसमें है निर्लाकृत अट नहीं रही कविता में चित्रित फागुन के अप्रतिम सौंदर्य को अपने शब्दों में कलात्मक तो यहाँ पर इसमें है कि निर्लाकृत अट नहीं रही कविता में चित्रित फागुन के अप्रेम सौंदर्य को अपने शब्दों में कलात्मक अभिव्यक्ति है। और यहाँ पर इसके अंदर है कि फागुन का सर्वप्रिय आभा एवं उसकी अद्भुत सौंदर्य का व्यापकता का उल्लेख है। और यहाँ पर प्रकृति में सौंदर्य व उल्लास समावेश, कण कण का फागुन में रंग जाना आदि यहाँ पर इनकी बातें करी गई है। देन फिर इसके बाद में आता है इसी का क्वेश्चन नंबर ग। तो यहाँ पर इसमें देखते हैं ग में दिया हुआ है कि इस स्तर में पढ़ी गई किसी कविता में कोरी फावुकता न होकर के जीवन में संचित किए अनुभवों की अनिवार्य सीख है। कविता का नाम कथन की पुष्टि के साथ में उपयुक्त तर्क भी प्रस्तुत कीजिए। तो आपको सिंपल से इसके अंदर ये भी बताना होगा कि किसने इस कविता को लिखा था, इस कविता के बारे में क्या था, तो वो ज़रूर से आपको इंक्लूड करना है। तो यहाँ पर ये है सत्ता से जुड़े परिधानता का शिकार होने वाले, सरकारी तंत्र के नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार का व्याप्त होना और देश में सच्चे विकास में व आम जनता के सच्चे सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा के लिए मानसिक पराधीनता से मुक्त पाना आवश्यक है। और यहाँ पर इसी तरीके से इसके बाद में आता है ग वाला प्रश्न आप अपने खुद से पढ़ लीजिएगा। अब चलते हैं हम सेक्शन बी में। अब ये खंड ख है। खंड ख के अंदर आपको अब ये आता है खंड ख। खंड ख के अंदर है कि रचनात्मक लेखन खंड। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा आपको लिखना होता है कि इसमें दिया हुआ है कि आपको क्या लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है। तो अभी हम डायरेक्टली
तो आधा नंबर रहेगा। तो फिर इस तरीके से आपका पूरा पूरा पेपर यहाँ पर हो चुका है और बाकी के सैम्पल पेपर भी मैंने अपलोड कर दिए, तो वो जा करके देख लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक अच्छे से पढ़ाई की।